तहरीक को आइन के आर्टिकल 136 के शेक 1 और कायदा निस्बतकार बलूचिस्तान मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल हो गई है। तहरीक के हक़ में 33 वोट पड़े, लिहाजा मोरकी में से कोई एक मोहरक वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद नंबर 115 पेश करे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं महर बुखारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बलोचिस्तान असेंबली में पेश कर दी गई है। तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए स्पीकर ने इजाज़त दी। 65 के ऐवान में 33 अरकान ने करारदाद के हक में वोट डाला कि जिसके बाद स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने की मंजूरी दे दी। करारदाद में वज़ीर आला की खराब कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर नया कायदे ऐवान मुंतखब करने की दरख्वास्त डाली गई है और स्पीकर ने तहरीक पर बहस के लिए अरकान के नाम मांग लिए और अब 3 दिन बहस के बाद तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। नाज़रीन, अपोजिशन और हुकूमत के नाराज अरकान का दावा था कि उनको 40 से 42 अरकान की हिमायत हासिल है। गुज़िश्ता रोज स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में 36 अरकान ने शिरकत करके अपनी अक्सरियत वाज़े कर दी थी, मगर तहरीक पेश करने के हक में सिर्फ 33 वोट ही सामने आए। कम अरकान के सामने आने पर BAP के नाराज रुकन सरदार अब्दुल रहमान खेतरान और अपोजिशन लीडर सरदार सिकंदर खान ने दावा किया कि उनके 5 अरकान को अगवा कर लिया गया है। गो के हमारे 5 आदमी मिसिंग पर्सन में आ गए हैं, 5 पार्लियामेंटेरियन। हम गुजारिश कर रहे हैं इस मीडिया के जरिए, इस जनाब स्पीकर साहब आपके जरिए, कि मेहरबानी करके जो हमारे मिसिंग हैं उनको इमीडिएटली रिलीज किया जाए, नहीं तो ये ऐवान, ये बलूचिस्तान, ये सब एहतजाज में जाएगा। हम उस लेवल पे नहीं जाना चाहते। असेंबली इजलास में शरीक ना होने वालों में लाला रशीद, अकबर अस्कानी, बुशरा रिंद, लैला तरीन और माजबीन शीरान शामिल हैं। नाज़रीन, अपोजिशन का दावा है कि इन अरकान को अगवा या गिरफ्तार किया गया है 5 लोगों की गैर हाजिरी के बावजूद, मगर तहरीक अदम एतमाद के पहले मरहले में अपोजिशन और नाराज अरकान कामयाब हो गए हैं। वज़ीर आला जाम कमाल के बला के एतमाद को देखकर 2019 में चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद याद आ गई। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में 64 लोगों ने खड़े होकर हमायत की थी। करारदाद मंजूर हुई थी और फिर खुफिया वोटिंग के अमल में 14 सेनेटर्स ने अपोजिशन के खिलाफ बगावत करके सादिक संजानी को कामयाबी दिला दी। 5 सेनेटर्स ऐसे भी निकले कि जिन्होंने बैलेट पेपर्स पर मोहर ही दुरुस्त नहीं लगाई। सेनेट में अपोजिशन अक्सरियत में होने के बावजूद हार गई और अब अगर बलूचिस्तान के नाराज अरकान के इस दावे में सदाकत है कि 5 लोगों को अगवा कर लिया गया है, तो शायद ये समझ लेना चाहिए कि वो ताकत की जो सेनेट में तहरीक अदम एतमाद नाकाम बना सकती है, उसके लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाना बाएं हाथ का खेल है। यही डर मौलाना फजलुर रहमान को भी था आज़ादी मार्च के दौरान, जब हम उनको कंटेनर में मिले और तहरीक अदम एतमाद का सवाल उठाया। चाहें तो नो कॉन्फिडेंस मूव भी ले आए। हमने तजुर्बा कर लिया है ना सेनेट के चेयरमैन का, वो हमें मालूम है। उधर भी मालूम है क्या होगा, वो खदशा है तो वो फिर रिपीट नहीं करना। अस्तबल नहीं लगाना चाहते। आज बलूचिस्तान असेंबली का इजलास शुरू होने से पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में ज़ोराना दिया गया। ज़राए बता रहे हैं कि इस ज़ोराने में भी जाम कमाल अपनी अक्सरियत शो नहीं कर पाए, मगर मीडिया से गुफ्तगू में जाम कमाल साहब बड़े पुरएतमाद दिखाई दिए। हम भी बड़े पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, सियासत में तो सब पुरएतमाद है और मेरे ख्याल से पुरएतमादी होनी भी चाहिए। ऐसा कैसे मुमकिन है कि हुकूमती अरकान और एक पार्टी से मुंसलिक अपोजिशन के साथ मिलकर कोई तहरीक ला रहे हों? यही बला का एतमाद अब से कुछ देर पहले जाम कमाल असेंबली में दिखा रहे थे, जिधर उन्होंने सनाउल्लाह बलोच को, BNP मैंगल के सनाउल्लाह बलोच को चैलेंज किया और ये कहा कि मैं बारहा इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, अगर ये ऐवान निकालता है तभी घर जाऊंगा। वज़ीर आला का ये एतमाद बिला जवाज़ नहीं है। नाजरीन, वज़ीर आज़म उनकी पुष्ट पर खड़े हैं, ये उन्होंने हमसे एतराफ़ करते हुए कहा। चलिए, वज़ीर आज़म ने आपको कोई आज कंफर्मेशन दी है या कोई आपको गारंटी दी है किसी चीज़ की? खान साहब और हमारी गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ वहाँ इंटैक्ट है एंड इट्स नॉट अबाउट एन एश्योरिटी, इट्स अबाउट समथिंग विच इज़ हैज़ टू बी डन। वी कैन नॉट जस्ट लीव दिस थिंग और हमें चाहें कि ठीक है जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में PDM आ जाती है। प्राइम मिनिस्टर साहब फुली सपोर्ट में हैं, इस गवर्नमेंट के हवाले से हैं और जो करंट सेटअप हमारा है उसी के हवाले से हैं।
अभी तहरीक पर बहस होगी और ये बहस कितनी तवील होगी, इसमें 3 से 7 दिन भी लग सकते हैं। और इस दौरान अगर मजीद 5-7 नाराज अरकान को राजी कर लिया गया तो अपोजिशन का खेल 12 उनके हाथ से निकल जाएगा। नाज़रीन, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से हमायत पर ही PDM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस जारी किया था, मगर आज यही अपोजिशन बाप की मदद से जाम कमाल को घर भेजना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने आज अपोजिशन से इसका जवाब भी मांगा है। हम पे तो ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने हमारे साथ साइन किया। आज अपोजिशन की जमातें जो खुद को PDM कहती है, PDM तो ख़त्म हो गया, आज वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान के साथ मिलके अदम एतमाद की तहरीक साइन कर चुके हैं। कल हुकूमत आई तो उसका हिस्सा होंगे। उनको कब नोटिस जाता है, उनको कब जवाबदेही होती है, ये हम देखेंगे। बात करते हैं शाहिद रिंद से, सीनियर सहाफ़ी हैं। शाहिद रिंद साहब, मुफादात के इस खेल में हमने पहले भी देखा है कि सादिक संजानी साहब का केस हो तो खुफिया वोटिंग बहुत उससे काम चला लिया गया, मगर हफीज शेख के लिए खुफिया वोटिंग जो है गुनाह कबीरा ठहर गई। अब वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ दूसरी मरतबा तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर मामला खुफिया तरीके से इंजाम को पहुंचेगा, लेकिन नंबर्स तो बड़े क्लियर नजर आ रहे हैं। क्या ये खुफिया तरीका जो है इन नाराज अरकान को राजी कर लेगा? देखें, जो खुफिया तरीका नाराज अरकान को राजी करने की आप बात कर रही हैं, कल जो नंबर गेम था वो तकरीबन 37, 38 और 39 को टच कर रहा था। बावजूद इसके कि आज 2 लोगों ने मजीद ज्वाइन किया नाराज लोगों के कैंप को, सैयद एहसान शाह और नूर मोहम्मद दुमड़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, उसके बावजूद जो हाउस था उसमें मुश्किल से 34 लोग थे जो खड़े हुए सदम एतमाद की तहरीक में। 4 लोग तकरीबन अभी तक गैर हाजिर रहे। अब 34 में से अगर अगले 3 दिन में जाम कमाल मजीद 2 लोग तोड़ने में कामयाब हो गए तो फिर ये स्ट्रेंथ 32 पे आ जाएगी और नाराज अरकान और अपोजिशन को 33 अरकान पूरे करने हैं जाम कमाल को निकालने के लिए। अगर जाम कमाल 2 लोग और भी तोड़ते हैं तो उन पे फ्लोर क्रॉसिंग का भी इल्जाम नहीं लग सकता, क्योंकि वो अपनी ही पार्टी के नाराज लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है। आने वाले जो 3 से 4 दिन है, जैसा कि संजरानी फार्मूला हमने सेनेट में देखा था, ऐसा संजरानी फार्मूला बलूचिस्तान में आने वाले 3 से 4 दिनों में लागू होता है या नहीं, लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। फार्मूला तो संजरानी के नाम से है, लेकिन संजरानी साहब इस वक्त ख्वाहिशमंद हैं कि किसी तरीके से जाम कमाल घर जाएं और उनका ग्रुप प्रिवेल करे, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं कुद्दूस बिजंजो और उनके दोस्तों को। तो देखते हैं कि इस बार संजरानी बिजंजो की जो अंडरस्टैंडिंग है मैं उस पे आऊंगी, मगर 4 अरकान के बारे में आपकी अभी तक क्या इतलात हैं? वो नजर आए हैं, वो मिले हैं, किधर हैं वो? देखिए, जाम कमाल से तो उनकी आज हमने कोई मुलाकात नहीं देखी, लेकिन जिन 5 से 6 अरकान के राब्तों की बात हो रही थी जाम कमाल से, उनमें ये 4 नाम शामिल थे। अब उनका कोई राब्ता हुआ है, नहीं हुआ, मुलाकात यानी ये मुमकिन है कि वो खुद अंडरग्राउंड चले गए हों? बिल्कुल, आप इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकती हैं, क्योंकि देखें उनके टेलीफोन बंद हुए थे और अगर उसके बाद वो कहीं मंजर आम पर आकर कोई बात नहीं करते, खामोश रहते हैं, तो इट्स मीन कि देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग। आज उन 4 अरकान का जो 4 अरकान गैर हाजिर हुए हैं, उनके दस्तखत तहरीक अदम एतमाद पर भी मौजूद थे और उनके जाम कमाल या उनके कैंप के लोगों से राब्तों की बातें भी जुबान ज़दे आम थी। तो इसलिए जो सूरत हाल अब बड़ी दिलचस्प होगी। आने वाले 2 से 3 दिन में अगर जाम कमाल मजीद 2 से 3 लोग तोड़ते हैं, लेकिन तोड़ फोड़ का अमल दोनों तरफ से चल रहा है। मगर अदम एतमाद के बाद का लाहे अमल क्या होगा? और आपका अभी तक बड़ा जबरदस्त करियर रहा है बलूचिस्तान में सहाफत कवर करते हुए, कितने इम्कानात हैं कि जाम कमाल विल बी सेंट होम पैकिंग? देखिए, मुझे बलूचिस्तान के इस वक्त के हालात, मुल्क के सियासी हालात और खित्ते के हालात की वजह से ये लगता है कि जाम कमाल का घर जाना इतना आसान नहीं है। अगर जाम कमाल को घर भेजा जाता है तो इसके असरात हमें कौमी असेंबली में भी नजर आएंगे और सेनेट में भी नजर आएंगे। कोई इस बात से इत्तफाक करे या इख्तलाफ करे, अरकान कौमी असेंबली BAP के 4 हैं, जिनमें से 3 इस वक्त जाम कमाल के राब्ते में। सेनेटर तकरीबन 8 से 9 के करीब हैं, जिनमें से 4 जाम कमाल के राब्ते में। और इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन के पास जाम कमाल BAP के सदर हैं। जब तक सदारत का मामला इलेक्शन कमीशन सेट असाइड नहीं करती, ये जो मामला है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, आज मैं आपको महर बता रहा हूं, चाहे जाम कमाल रहें या जाएं, लेकिन कुछ लोगों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई दोनों सूरत में हो सकती है और वो तादाद 3 से 4 ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी।
तीसरा जो सबसे बड़ा सियासी बहरान बन सकता है जाम कमाल के जाने की सूरत में, हु विल बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, कौन होगा? कितने उम्मीदवार जेर गौर हैं अभी? बिकॉज एक सेकंड, नाराज अरकान की 23 तादाद है, नाराज की 14 है, आपकी मुत्तहिदा अपोजिशन की 23 है, मगर फिर भी कुछ खबरें आ रही हैं कि वो फिर भी नाराज अरकान यानी बाप में से एक नया वजीर आला लाना चाह रहे हैं। ये क्या मंतक है? अच्छा, अपोजिशन इसलिए चाह रही है कि बाप से एक वजीर आला लाया जाए क्योंकि उन्हें यह अंदाजा है कि वफाकी हुकूमत जो है वो पीडीएम की चीफ मिनिस्टरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और 12 जो नाराज अरकान का ग्रुप है वो वजीर आजम को ये यकीन दहानी कराने की कोशिश कर रहा है कि आप जाम कमाल को निकालने की हिमायत करें, हम आपकी गवर्नमेंट को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन एक चीज महर याद रखिएगा कि इन दिनों में जो टेंशन या जो सिचुएशन इस्लामाबाद में प्रिवेल कर रही है, ऐसी सूरत हाल में जाम कमाल का घर जाना डिस्टेबलाइज करेगा पंजाब में जो वेरी थिन मेजोरिटी पे पीटीआई की गवर्नमेंट है, और मरकज में वहां भी इत्तेहादियों के सर पे खड़ी है। तो देखें, चीजें जब शुरू होंगी तो फिर अभी पीडीएम खामोश है, लेकिन अगर कल जाम कमाल के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है तो पीडीएम इसका भरपूर क्रेडिट लेगी। लेकिन फिर सवाल उठेगा कि पीडीएम इसका क्रेडिट तो लेगी, फिर बिलावल का फार्मूला पंजाब और मरकज के लिए मानने को तैयार होगी। जैसे कायरा साहब ने कहा कि उनका वोट लेना यूसुफ रजा गिलानी के लिए तो हराम ठहरा, लेकिन यहां पर जाम कमाल को निकालना हिलाल है। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी शाहिद रिंद हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल जो है वो किसी तरफ भी करवट ले सकती है। दैट इज़ पॉलिटिक्स इन बलोचिस्तान स्पेसिफिकली। खुफिया हाथ हरकत में होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, कब क्या हो जाए कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करेंगे कमर ज़मान कायरा साहब से। साबिक़ वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आज उन्होंने 2-3 बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। एक तो पीडीएम की जमातों बिलखसूस JUI और PMLN की हिपोक्रेसी या मुनाफकत को बेनकाब करने की कोशिश की है, और साथ ही हाथ भी बढ़ाया है कि आने वाले दिनों में हिज़्ब इख्तिलाफ तमाम तर अपोजिशन को पीडीएम जिससे पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई थी मिलके एक मुत्तफ़िका लाहे अमल पर गामजन होना चाहिए। इस हवाले से बात करते हैं। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। कायरा साहब, फरमाइएगा कि आपने जो आज ऑफर दी है पीडीएम को, पीडीएम की जमातों को, इसको किस तरह से देखा जाए? ये आपकी तरफ से ऑफर है, अभी भी तजवीज़ है, आर यू जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स? महर, ये बात आज मैंने कहते हुए साथ ये भी कहा कि ये मेरी जाती राय है, लेकिन इस जाती राय में एक लॉजिक है कि अगर हमने इस हुकूमत को चलता करना है जिसके बगैर अब गुजारा नहीं है, सारा मीडिया, सारा इंटेलिजेंसिया, सारे मुल्क की अवाम चीख रही है कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स और क्राइसिस के साथ साथ अब जो हालात इकोनॉमी के और लोगों की जिंदगी में कर दिए हैं, अब इनका चलना मुमकिन नहीं है। तो इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए क्या तरीका है? अगर हमने असेंबलियों के अंदर चलना है तो उसके लिए भी हमें कोऑपरेशन की जरूरत है, आपस में तो कोऑपरेट किए बगैर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और बाहर भी अगर बड़ा दबाव बढ़ाना है तो मेरी दानिश में उसका तरीका यही है कि अपोजिशन अगर इकट्ठी होगी तो बड़ा दबाव होगा। जिस तरह हम पीडीएम में इकट्ठे थे तो एक दबाव बढ़ा और हुकूमत लर्ज के रह गई, लेकिन उसके बाद हमें जिस तरह हमारी तौहीन की गई और ANP के साथ और हमारे साथ जो सलूक किया गया उस पे एहतजाजन हम अलग हुए। आज भी हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने उसके बाद भी, पीपल्स पार्टी जिस तरह माजी में अपनी तारीखी जिम्मेदारी निभाती है कि हम आइन की पासदारी, आइन की अमलदारी और अवाम के हकूक के लिए हर कुर्बानी देते हैं। हमने फिर कहा कि अगर उस सारी जो गलती की गई उसकी करेक्शन कर ली जाए, ANP को राजी किया जाए तो हम साथ हैं। सो पीपल्स पार्टी अपनी हिस्टोरिकल पोजीशन पे खड़ी है, लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि अपोजिशन इकट्ठी हो तो ज्यादा बड़ा दबाव हो सकता है और लोग भी तभी बाहर ट्रस्ट करके निकल सकते हैं कि अगर अपोजिशन जो है वो इकट्ठी होगी। मगर आपको असल अपोजिशन, आप कहते हैं इकट्ठी होगी तो ज्यादा ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ दिखाएंगे, मगर आपको बड़ा नेम एंड शेम किया गया है, एम्बैरस किया गया है। अब आपको असल रेजिस्टेंस नून से या फेस से, JUI फेस से, कहां से आपको महसूस हो रही है? हमें नहीं पता कि रेजिस्टेंस किसकी तरफ से है। जिसकी तरफ से भी है, एक जरूर सोचना चाहिए कि जिस बात पे हमें शोकाज किया गया था और गलत किया गया था वो ये था कि हमने बलोचिस्तान अवामी पार्टी से कि उनके 3 मेंबरान ने लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए गिलानी साहब के पेपर साइन किए थे। हालांकि उनके बगैर भी पाकिस्तान पीपल्स
पार्टी 20 वोटों के साथ, जिसकी 26 टोटल वोट थे, 20 वोटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और असूल के मुताबिक हम लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, हमें उन वोटों की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें ज्वाइन किया लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए। तो आज फिर जवाब देना कि आज JUI और बाकी जमातें वो किस बुनियाद पे वहां पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी की उस तहरीक के साथ खड़े हैं जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर के साथ के खिलाफ आई है। वो अगर एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आई है तो दूसरी किसी के हक में भी आई है। तो जो कल एक बात हराम हो गई, आज हलाल कैसे हो गई? आप जवाब भी तलब कर रहे हैं और साथ हाथ भी बढ़ा रहे हैं। कायरा साहब बताइएगा कि अभी तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी आपको कहा है कि 20-22 बंदे पीपल्स पार्टी जमा कर दे तो पंजाब हुकूमत की पलटा कर देते हैं, हुकूमत उठा देते हैं। ये ऑफर है या चैलेंज है? चैलेंज नहीं है, राणा साहब ने एक अच्छी ऑफर की है, मैं उनकी ऑफर को पॉजिटिवली देखता हूं और मैं मीडिया के जरिए उनको जवाब नहीं दूंगा। मैं राणा साहब से टेलीफोन पे बात करूंगा और मैं उनको इस बात पे कन्विंस करूंगा कि जो हमारे दरमियान बोध हुआ था जिससे हुकूमत को फायदा हुआ है, अगर राणा साहब अब इस बात पे आ गए हैं तो उनकी क़यादत मेरी क़यादत के साथ बात कर ले, हम मिल के। अब आज तो महर उससे ज्यादा हालात हैं, उनके इत्तेहादी बुरी तरह परेशान है, उनकी जमात के अंदर इस वक्त इंतहाई फ्रस्ट्रेशन है। जो हीट आप और मैं महसूस कर रहे हैं अवाम की और अवाम के गज़ो गज़ब की, वो उनकी जमात के लोग और ज्यादा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कल वोट लेने जाना है, कल उनको लोग वोट नहीं देंगे, लिहाजा आज वो हमारे साथ खड़े होने को तैयार होंगे। मैं उनकी बात को इंशाल्लाह पॉजिटिव लेते हुए उनसे बात भी करूंगा। ठीक है, मगर इस्तीफों पे आपकी पोजीशन क्या इस बार फ्लेक्सिबल होगी? कायरा साहब, इस्तीफों पे भी बड़ा मसला पड़ा था लास्ट टाइम एंड यू वर पुश्ड असाइड, इकट्ठे हो गए, तो इस्तीफों के ऊपर आप फिर से गौर करेंगे? तो हमारे दोस्त कन्विंस कर लेते कि इस्तीफों का रास्ता बेहतर रास्ता है तो हम कल भी कबूल कर लेते, आज भी अगर कर लेंगे तो हम कबूल कर लेंगे। लेकिन अगर इस्तीफे देने के बाद फिर वही बात हो जिस तरह मुस्लिम लीग ने PTI के इस्तीफे लेकर रख दिए थे, अगर वो हमारे इस्तीफे लेकर रख दे और कबूल ना करे तो फिर क्या होगा? इस्तीफे देने के बाद अगर इस्तीफों से असेंबलियां चली गई तो फिर इन्हीं इलेक्शन रूल्स के तहत, इसी स्ट्रक्चर के तहत, इन्हीं प्रोसीजर्स के तहत इलेक्शन कराना पड़ेगा, फिर वो फेयर कैसे होगा? तो फिर हम यही कह रहे हैं ना कि पहले इस हुकूमत को चलता करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, रूल्स में जो बेहतरियां करनी है वो करें और उसके बाद। एक सेकंड जरा समझाएं कि ये इंतखाबी इस्लाहात कौन करेगा? PDM तो कल रिजेक्ट कर चुकी है इंतखाबी इस्लाहात को जो हुकूमत लाना चाह रही है। वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो ऑर्डिनेंस के जरिए की गई हैं हम उनको मुस्तरद करते हैं, लेकिन वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, बहरहाल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए जो इक़दामात करने की जरूरत है उसके मुताबिक रिफॉर्म्स और कंसेंसस के साथ रिफॉर्म्स करें, लेकिन ये तो नहीं करेंगे, वो तो हम ही आगे कर सकते हैं। जो भी हमारी इत्तेहादी गवर्नमेंट बने इस गवर्नमेंट को फारिग करके, तो उसके बाद आप फेयर इलेक्शन कराने की तरफ जा सकते हैं। वही एक रास्ता समझाइएगा ना, आप क्या तरीका प्रपोज कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नए इलेक्शंस कॉल किए जाएं फिलफौर, आप कह रहे हैं इस्लाहात होनी चाहिए, बट आपका तरीका क्या आप प्रपोज कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि केयरटेकर गवर्नमेंट तो कर ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूं जो आप कह रही हैं, जो मुस्लिम लीग और PTI का जो JUI कह रही है कि जी आप इस्तीफे दे दें, इस्तीफे देने की सूरत में वो क्राइसिस खड़ा होता है। जो मैं कह रहा हूं वो तो ये है, जो मेरी जमात कह रही है वो तो ये है कि आप अदम एतमाद करें, इस हुकूमत को चलता करें, इन असेंबलियों से एक नई हुकूमत तश्कील दें और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके फिर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बुनियाद रखें, तब रखी जा सकती है, वरना रखी नहीं जा सकती। इन्हीं हुकूमतों से एक नई गवर्नमेंट तश्कील दे, यानी यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट जस्ट एन इन हाउस चेंज राइट नाउ? सिर्फ इन हाउस चेंज की बात इसलिए नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अगर इन हाउस चेंज नहीं करते तो उसके नतीजे में सिर्फ हुकूमत गिर जाती है इस्तीफे देके। अगर मैं समझ गई आपकी बात, मेरी दानिश में तो गिरती नहीं है, अगर गिर जाती है फिर क्या होगा? फिर इलेक्शन होंगे, किस रूल के तहत होंगे? इन्हीं रूल्स के तहत, बिल्कुल। किन लॉज के तहत होंगे जो आज एग्जिस्टिंग है? किस प्रोसीजर के तहत होंगे जो आज एग्जिस्टिंग है? तो फिर क्या हम उन इलेक्शंस में मुतमईन हो जाएंगे? तो जो हम चाहते हैं वो उसी सूरत में इंप्लीमेंट हो सकता है कि हम कंसेंसस के साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तब कर सकते हैं जब ये हुकूमत खत्म हो और एक नई हुकूमत इस असेंबली से तश्कील पाए, और वो रिफॉर्म्स करने के बाद नए इलेक्शन के लिए असेंबली डिसॉल्व करे, केयरटेकर गवर्नमेंट उन रूल्स को फॉलो करते हुए आजादाना इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराए। ये एक तरीका है जो हमारी दानिश में है। इससे ज्यादा बेहतर आपके पास, मीडिया वालों के पास है, आप बता दें, मुस्लिम लीग वालों के पास है वो बता दें, JUI के पास है वो बता दें।
इसी हुकूमत को ख़त्म करके इसी असेंबली से एक नई हुकूमत बनाई जाए। कमर ज़मान कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तर्जुमान मौजूद थे पीपल्स पार्टी के। नाज़रीन, आपको बताते चले कि बहरहाल ये इन हाउस चेंज की तजवीज़ जो है PMLN मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन महंगाई के खिलाफ ऑपोजिशन सड़कों पर निकल आई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे आज ही के दिन रावलपिंडी के लियाकत बाग चौक और सरगोदा डिवीजन में मुजाहिरे किए इन्होंने, और इन मुजाहिरों में मुस्लिम लीग नून और JUI फे की मकामी क़यादत, कारकुनान और अवाम की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने रावलपिंडी की सबसे अहम शाहराह मरी रोड को ब्लॉक कर दिया, कई घंटों तक ब्लॉक रखा और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। खवातीन कारकुनान ने मरी रोड पर धरना भी दिया और हुकूमत को घर भेजने का अहद भी किया गया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टोक अल्फाज में ऐलान किया कि अब फैसला सड़कों पर ही होगा। अब हम इंशाअल्लाह आम आदमी के जो मसाइल हैं, आटा, चीनी, दाल, बिजली, गैस, हम सब मिलकर आवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे, कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे और अब ये फैसला सड़कों पे होगा, चौराहों पे होगा और इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने शांगला, कोहाट और चिन्योट में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजाहिरे करने वाले जियालों को मुबारकबाद भी दी। ऑपोजिशन के महंगाई के खिलाफ इन मुजाहिरों के रद्द अमल में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान भी मुतहर्रिक हो गए। आज ही वजीर आजम ने वज़राए आला, वजीरों और PTI की मरकजी और सूबाई क़यादत का इजलास तलब किया। महंगाई के खिलाफ इस इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी अमूर और ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक से निमटने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। वजीर दाखिला ताहाल नून में से शीन को निकलते और ऑपोजिशन के एहतजाज को इंतखाबात की तैयारी से ताबीर कर रहे हैं। वो कानून को अगर हाथ में नहीं लेंगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हम रावलपिंडी से उन्होंने इंतखाब किया और मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे शहर से इंतखाब किया। हमारी तरफ से ये करेंगे 1-1.5 महीना, क्योंकि ये इलेक्शन तक बात ले जाना चाहते हैं। ऑपोजिशन जमातें महंगाई के इस अवामी इशू को बुनियाद बनाकर फिलहाल डिवीजन की सतह तक मुजाहिरे जारी रखेंगी और इन मुजाहिरों को मकामी क़यादत लीड करेगी। नाज़रीन, मरकजी क़यादत लोकल सतह पर अवाम को मुतहर्रिक करने के बाद किसी बड़े एहतजाज या फिर लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकती है। इसी लॉन्ग मार्च का इशारा आज राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचने के करीब हो तो मियां नवाज साहब भी आ जाए। राना सनाउल्लाह का यह भी कहना है कि 28 और 29 अक्टूबर को ताजरों के मुजाहिरे में भी मुस्लिम लीग नून शिरकत करेगी। ऑपोजिशन की महंगाई के खिलाफ ये तहरीक आइन और कानून की बालादस्ती और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के DGISI की नोटिफिकेशन को लेकर मुजामती बयानिया पर मुफामती बयानिया हावी दिखाई दे रहा है। एक इदारा बचा था हमारा दिफाई इदारा, उसका भी जो 2 हफ्ते से तमाशा बना हुआ है वो दुनिया के सामने एक लतीफ़ा है। एहसन इकबाल ने इस मामले पर वजीर आजम पर शदीद तंकीद करते हुए कहा कि वजीर आजम कभी धमकी देते हैं और कभी मेरिट की बात करते हैं। कभी वजीर आजम ये कहते हैं कि खालिद बिन वलीद की तरह कमांडर को बरतरफ किया जा सकता है, वो धमकी देते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि फ़ौज के कमांडरों की जो तरक्की है रियासत मदीना में मेरिट के ऊपर होती थी, जो शायद आज मेरिट पे नहीं हो रही, जो उनको चुभ रही है। हुकूमत को इस वक्त 2 नहीं बल्कि 3 चैलेंजेस का सामना है। पहला, बर वक्त फैसले ना लेना, दूसरा महंगाई और तीसरा लोकल और इंटरनेशनल इमेज जो कि हर गुजरते दिन के साथ खराब होता चला जा रहा है। नाज़रीन, मुल्क में लोगों का वजीर आजम पर एतमाद कम हो रहा है। पल्स कंसल्टेंट की 6 माही सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 में 38% अवाम ने वजीर आजम के मुआशी दावों पर एतबार नहीं किया था और अब ये तादाद 57% तक जा पहुंची है, जबकि मुआशी सिम दुरुस्त ना समझने वाले 19% अफराद में भी इजाफा हो गया है और अब ये तादाद 75% तक जा पहुंची है। इसी तरह वजीर आजम पर एतमाद करने वालों की तादाद में सिर्फ 1 माह के दौरान 10% कमी आई है। सर्वे के मुताबिक नवंबर 2018 के बाद किए गए सर्वे के मुताबिक 95% लोग समझते हैं कि मुल्क में हर 3 माह बाद महंगाई के तनासुब में इजाफा देखा गया है और 68% लोगों के पास हम देख रहे हैं कि स्विंग्स नहीं है इस हवाले से और
68% लोगों ने अपने अखराजात में इसलिए कमी की कि उनकी ज़रूरियात, उनकी नीड्स पूरी हो जाएं, जबकि मुल्क से बाहर पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के मामले पर और भी सवालात खड़े हो चुके हैं। नाजरीन, माजी में कानून और इंसाफ की हुक्मरानी का वादा करने वाले इमरान खान साहब के लिए वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। किसी चार्टशीट से ये कम नहीं है। कभी भी एक माशरे ने तरक्की नहीं की जिधर कानून की बालादस्ती ना हो। तो कानून की बालादस्ती होती है तो इन्वेस्टमेंट आती है, जब इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। जागीरदारों ने मुल्क तबाह कर दिया क्योंकि हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं रही। जो कौम ऊपर गई है उसमें सबसे बड़ा काम उसने ये किया था, कानून की बालादस्ती लेके आए थे। बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते। एक माशरा तब आगे बढ़ता है जिधर कानून की बालादस्ती हो। कोई भी मुल्क खुशहाल नहीं है जिधर कानून की बालादस्ती नहीं है। इस ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिहाज से पाकिस्तान का स्कोर 0.39 और फहरिस्त में नंबर 130 है पाकिस्तान, जबकि जनूबी एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान से हम बेहतर हैं। इसी तरह करप्शन, बुनियादी हकूक, अमन आमा और सलामती निगरान ज़ाब्तों के अदम निफाज की बुनियाद पर पाकिस्तान की कारकर्दगी खराब रही है। करप्शन में पाकिस्तान का स्कोर 0.31 और पोजीशन 130वें है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं बुनियादी हकूक के मामले में भी पाकिस्तान का स्कोर 0.38 और रैंकिंग 126 है। अमन और सलामती की कैटेगरी में पाकिस्तान 139 ममालिक में से 137 नंबर पर है और रेगुलेटरी इंफोसिस के मुताबिक पाकिस्तान का नंबर 123। सिविल जस्टिस कैटेगरी में हम देख रहे हैं हमारा स्कोर 0.40 है और रैंकिंग 124 है, जबकि फौजदारी निज़ाम इंसाफ की कैटेगरी में पाकिस्तान की रैंकिंग 108 और स्कोर 0.35 है। बज़ाहिर तो लग यूं ही रहा है कि तहरीक इंसाफ के अपने ही किए गए तमाम तर वादों और दावों के ऊपर उसका अपना ही बढ़कर उसके ऊपर पूरा उतरना मुश्किल साबित हो रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो क्योंकि अपोजिशन हरकत में आ गई है और ये डंके की चोट पे बताया जा रहा है कि अब फैसले जो हैं वो सड़कों पे होंगे। यही बात हमजा शहबाज शरीफ ने भी आज कही और फैसला कौन तहरीक अब चलेगी, घर भेजा जाएगा आपकी हुकूमत को। एहसन इकबाल साहब ने भी ये कहा। सो ये सिर्फ एहतजाज नहीं है, अब ये घर भेजने की तहरीक और सड़कों पर फैसलों की बात है। देखिए, मैं ये इस तरह की बातें एक होती रहती हैं आमतौर पे जब पॉलिटिकली एक समझते हैं कि हमें कोई पीछे रह गए हैं और उसके बाद इस तरह की गुफ्तगू होती है। अब अगर वो तहरीक चलाना चाहते हैं, जलसे जुलूस करना चाहते हैं, ये तो देखिए अपोजिशन का हक है और जाहिर है कि वो उनको पूरा हक है कि वो अपने जलसे जुलूस करें, लेकिन ये चूरन कहाँ बिक रहा है। देखिए, इस पे तो उनको अपने घर पे लोगों को यकीन नहीं है कि इसके ऊपर कोई नून लीग कभी तहरीक चला सकेगी या कोई बात कर सकेगी। इनका तो सिर्फ एक ही है, दबाव इन्होंने पूरा डाला कि ये पूरा खानदान बाहर चला जाए। उस पर ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर माने नहीं और अब तो ये छोटा मोटा अगला 1.5-2 साल इन्होंने गुजारने हैं इलेक्शनों तक, तो वो इससे गुजारेंगे, क्या करेंगे। तो आपको भी लग रहा है सिर्फ इलेक्शन तक वक्त गुजारना है सर, मगर आज वजीर आजम पाकिस्तान ने आप लोगों का हंगामी इजलास क्यों तलब किया जिसके ऊपर इन्फ्लेशन और महंगाई के ऊपर इमरजेंसी इकदाम लेने का फैसला किया गया है और ये भी डिस्कस हुआ है अंदर कि ये एहतजाज भी शुरू होने वाला है। देखिए, महंगाई जो है ना वो एज सच, इसलिए ये इशू जो है वो एक, इस पर कोई शुबा नहीं है कि मुतवस्सित तबका जो है उसको वो दबाव में आया है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमत महंगी हुई है, लेकिन आज आटे की कीमत जो है वो अब नीचे आना शुरू हो गई है। 1100 रुपए के ऊपर 20 kg का जो बैग है वो आ गया है। तो उसी तरीके से चीनी की कीमत नीचे आना शुरू हो गई है। तो अगले, मुझे लगता है कि अगले 15 से 20 दिनों में आपको बड़ी वाज़ेह कमी नजर आएगी ये जो कमोडिटीज है उनकी प्राइसेस में, और वो ऑफसेट हो जाएगा जो हमारी तेल की प्राइस का इंक्रीज है, वो इन प्राइसेस में जो है वो ऑफसेट हो जाएगा। चीनी में इस बार हमारी बम्पर क्रॉप आ रही है और जो ही क्रशिंग सीजन शुरू होगा आप देखेंगे चीनी की कीमत जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें, तो दूसरा, आवाम को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। आम आदमी को पता है एक कोविड की वजह से एक इंटरनेशनल क्राइसिस है। चीन में आप देखिए कि 26 साल की सबसे बड़ी इन्फ्लेशन का सामना है उन्हें और 500% गैस की कीमत में इजाफा हुआ है यूके में। तो लोग वो सारा देख रहे हैं, उनको पता है कि इंटरनेशनल
क्राइसिस है और उसको एक पूरी कौम ने मुतहद होकर उससे ठीक है सर, ये आप बैनुल अक़वामी मिसालें तो देते रहे मगर ऑल इज़ नॉट वेल एट होम सर। नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं कर रहे, कितनी देर करनी है सर? साइन कर दें, डिले क्यों है? कौन सा प्रोसेस है ऐसा जिस पे आप लोग अमल करने की इतनी जद्दोजहद में है? हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी आप उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह। सर 6 तारीख से आज 20 तारीख हो गई है, हो तो जाएगा। डिले की एक लॉजिकल रीजन दे दें जो काबिल कबूल हो और इंसान को समझ तो आए। नहीं, वो ये चीजें सारी तय हो चुकी हैं, टाइम टेबल हर एक को पता है, जो कंसर्न लोग हैं क्या है, क्या इशू है, क्या प्रोसेस है, इस पे किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है, नहीं मगर जवाब आप देना नहीं चाह रहे, आपको अभी तक खुद भी नहीं पता कि हो क्या रहा है सर। आपने आज ऑपोजिशन को फिर सुना है, वो कह रहे हैं कि दिफाई इदारे का आप लोगों ने तमाशा बना दिया है। नहीं, मैंने आपको पूरा बता दिया ना, मैंने बता दिया कि जिनको पता होना चाहिए उनको पता। ये बात यह है कि गाली देना तो सबसे आसान है ना, वो खड़े होकर कोई जो है वो आके गालियां देना शुरू करते हैं, आप क्या आके जवाब देना शुरू कर देंगे, आप क्या बातें जो है वो उसके ऊपर करेंगे। सो एग्जैक्टली जो ये और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी सीवीज लेके खड़े हो जाते हैं छोटे से। देखिए हमारे यहाँ पॉलिटिकल मैच्योरिटी ये नहीं है कि हमेशा हुकूमत और ये पोजीशन ये देखना शुरू करे कि कब लड़ाई हो और हम मिलके हुकूमत के खिलाफ साजिश कर सकें। अगर इसमें की कोई वर्थ होती अपोजिशन की तो ये ऑल्टरनेटिव अपना प्रोग्राम लेके आते, महर के सामने आप रखते कि ये हमारा प्रोग्राम है, इन्होंने ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस दुनिया में ऊपर गई है, हमारे ख्याल में इसका मुकाबला ऐसे करना चाहिए था। LNG प्राइसेस जो हैं वो इतनी ऊपर गई हैं तो इसका मुकाबला ऐसे करना चाहिए था, ताकि आपको डिबेट कर सके। जब आपके पास कोई आर्गूमेंट नहीं होता, जब आपके पास कोई चीज कहने को नहीं होती, फिर आप साजिशें करते हैं। और ये अपोजिशन इसलिए ही तो सारी जो है आप देखिए ना प्रैक्टिकली तो खत्म हो गई है, कोई हैसियत औकात नहीं है। ये सारे चंद वीनों की पार्टी हैं। PMLN सेंट्रल पंजाब के बाहर कैंडिडेट नहीं खड़े कर सकती, इसी तरह से पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध के बाहर इनकी कैंडिडेट खड़ी करने की औकात नहीं रह गई। तो ये तो सारी रीजनल पार्टीज बन गई हैं इनका, और पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इनकी अब कोई उस तरह की वर्थ नहीं रही। सिर्फ एक ही आदमी है और एक ही पार्टी है जो कोयटा से लेकर के मर्ज एरियाज तक और कराची तक और लाहौर से लेकर के गिलगित बल्तिस्तान तक, जिसके नाम के ऊपर आप चौधरी साहब आपने जितनी तावीलें बांधनी आप बांध लें। द फैक्ट रिमेन्स के ये गुंजाइश और स्पेस ऑपोजिशन को तनकीद करने की आप ही की हुकूमत दे रही है। योर लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, द लैक ऑफ टाइमलीनेस, द कंफ्यूजन टू बी ऑनेस्ट सर, क्योंकि आप कह तो रहे हैं सब तय है, तो क्या बात है वजीर आजम को साइन करने का वक्त नहीं मिल रहा? हमने एक पूरा प्रोसेस तय किया है, वो प्रोसेस जो है वो मैंने पहले भी अर्ज किया था शुरू हो चुका है। उसको मुकम्मल होने में जितना वक्त दरकार है उससे एक लम्हा ज्यादा नहीं लगेगा और इंशाल्लाह उसके मुताबिक। ठीक है, और ये TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी धरना स्टार्ट हो गया। टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये अचानक क्यों शुरू हुआ? इज इट लिंक्ड? नहीं, कोई टाइमिंग वाइमिंग का इशू नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि ये जो पार्टीज हैं कुछ जिनका जो समझ रही हैं कि हम को कानून से बालातर हैं, तो ये हमेशा ये कल जो था इन्होंने मिलाद के लिए लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद थोड़ी बहुत जो है वो डिस्टर्बेंस होगी। पिछले भी किया था वो, इंशाल्लाह ताला वो खत्म हो जाएगा। अभी आपने देख ही लिया है कि इनकी जो जनरल इलेक्शन है उनमें उनके कितने वोट निकल रहे हैं। ये बैठ इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ये मसला भी रिजॉल्व हो जाएगा। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ज्यादा शोर है, सब कुछ ही बहुत जल्दी होगा सर। मगर रावी चैन नहीं लिख रहा, वो खादिम रिजवी साहब के बेटे की रिहाई का मुतालबा भी है और फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की भी बातें हैं। क्या आप करेंगे ऐसा? ये फैसले सख्त करेंगे? कमिटमेंट तो आप ही की हुकूमत ने दी है। फ्रांसीसी सफीर तो है ही नहीं अभी पाकिस्तान में, आना तो है ना। आएंगे देखेंगे, अभी क्या ये तो ऐसी शरारत वाली बात। ये शरारत क्या है सर? हुकूमत ने फैसला किया था तहरीक लब्बैक के खिलाफ आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी दरख्वास्त जमा कराएंगे, इस पर क्या अपडेट है अभी तक आपकी उनको बैन करने के हवाले से? अच्छा, ये दो प्रोसेसेस होते हैं। एक प्रोसेस है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, वो मुकम्मल हो चुका है और उसमें ये जो TLP है वो प्रिस्क्राइब पार्टी डिक्लेयर की जा चुकी है। अब दूसरा प्रोसेस है कि इनको बहैसियत सियासी जमात बैन करना। उसका प्रोसेस जो है वो पंजाब इनिशिएट कर चुकी है और उसके ऊपर जो एविडेंस है वो सारी जमा होती है और अब उसको सुप्रीम कोर्ट में मूव करना है। और जो ही पंजाब गवर्नमेंट हमें रेफरेंस भेजेगी
तो मिनिस्ट्री उसके ऊपर प्रोसीड। सर, आपकी हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाने की बात करने के 5 माह बाद तकरीबन तहरीक-ए-लिबैक पाकिस्तान ने 40 के करीब में से 17 कैंटोनमेंट्स में 80 से ज़ायद उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। आपको तो अब नजर आ रहा है बेसिकली ऑन ग्राउंड तो दे स्टिल वेरी मच एक्टिव, विच इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कितनी अजीब बात है, बल्कि मैं तो कहती हूँ आयरनी है कि 2017 और 18 में तहरीक इंसाफ के लीडरान और बशमूल शेख रशीद साहब, आप लोग TLP के साथ थे। एक सिटिंग गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने के अंदर आपने एक दफ़ा भी आपकी जमात से किसी ने उसकी मुज़म्मत नहीं की। एंड ऑफ कोर्स व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, डजंट इट? आई डाउट दैट कि कभी भी कोई इनके साथ इस तरह के पुरतशद्दुद मामलात में कभी भी कोई खड़ा हुआ। और खैर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये भी था कि कोई सिंबलिज्म भी नहीं होना चाहिए कि कोई इनके साथ खड़ा है, बिकॉज ये तो एक मुआशरे के लिए खतरनाक है अगर आप इस तरह की सोच जो है उसको लेके आगे बढ़ें, जो तशद्दुद पे मबनी सोच है। और मेरा ये ख्याल है कि आगे बढ़ने का वक्त, और आगे हमें बढ़ने के लिए जरूरी है कि इस तरह की जो सोच है उसके खिलाफ एक महाज बनाया जाए। और इसमें देखिए, हम जो सियासी जमातें जो भी हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है, PMLN है, PTI है, ये पार्टी जो है ये निहत्ती सियासत करती है। तो ये नहीं हो सकता कि आप इनके मुकाबले के ऊपर ऐसी जमातें खड़ी हो जाएं के पास असला हो, जिनके पास जो के एक मसल रखते हों, तो वो तो मुकाबला बराबरी का नहीं रहेगा, और ना ही मुल्क में जो रियासत के अंदर एक रियासत का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब कहते हैं नाजरीन के सबसे नकम्मी तरीन अपोजिशन मिली है इमरान खान को, ये उनकी खुशकिस्मती है। मैं कहती हूँ कि सबसे मेच्योर अपोजिशन मिली है इमरान खान को कि जो इस तरह के हसास इशूज़ के ऊपर सियासत नहीं कर रही, क्योंकि बात सही है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपको याद होगा, इसे हमारे सियासतदानों की बेहिसी कह लीजिए, तारीख का जबर कह लीजिए, या फिर हमारा अलमिया कह लीजिए कि अपोजिशन में होते हुए वो हर उस चीज़ की हमायत करते हैं कि जिससे हुकूमत की रिट चैलेंज हो जाए किसी ना किसी तरह, या फिर उनके सियासी मुखालिफिन को फ़ायदा पहुंचे। ऐसा ही कुछ गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी उस वक्त हुआ कि जब इलेक्शन एक्ट कानून में तब्दीली के बाद लाहौर की एक मस्जिद से उठने वाला तूफ़ान फैज़ाबाद पर दस्तक देने पहुंच गया एट दैट टाइम, और आंसू गैस की शेलिंग हमने देखी, पुलिस समेत मुजाहिरीन ज़ख्मी हुए। मगर उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी और अपोजिशन के कायदीन तहरीक-ए-लिबैक और मजहब कार्ड का बेदरीग इस्तेमाल कर रहे थे। फिर इलेक्शन 2018 से कबल सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए फिर बैनर्स बनवाए, तकरीरें की, और हत्ता के एहसन इकबाल साहब को गोली भी मार दी गई। आपको याद होगा, उसकी फुटेजेस भी मंजर आम पर हैं। एहसन इकबाल साहब लाइफ वॉज एट रिस्क एट दैट टाइम, लेकिन हमने फिर भी नहीं कुछ सीखा। बहरहाल उस तफसील में जाए बगैर कि क्या ये दुरुस्त था या नहीं दुरुस्त था, मगर हमारे सियासतदानों ने मौके से फ़ायदा भरपूर उठाया और उसको उठाने की पूरी कोशिश की, कि जिसके बाद तहरीक-ए-लिबैक पाकिस्तान एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन में वारिद हो गई और पंजाब से वोट लेने वाली तीसरी और मुल्की सियासत में छठी बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। वो अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करते रहे। हुकूमत को जब महसूस किया कि उनकी बात पूरी नहीं हो रही, धमकियां दी गई, कन्फ्रंटेशन हुई, फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी का भी मुतालबा किया गया, और इसी साल अप्रैल में तहरीक-ए-लिबैक की जानिब से मुल्कगीर एहतजाज और धरनों की भी कॉल दी गई थी, और हुकूमत तहरीक-ए-लिबैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया, कि जिसके बाद हमने देखा कि 15 अप्रैल को तहरीक-ए-लिबैक पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। हालात इस कदर ख़राब हो गए थे कि तहरीक-ए-लिबैक पाकिस्तान की जानिब से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को अगवा कर लिया गया था, और उसके बाद आपको याद होगा हुकूमत ने मुज़ाकरात का फैसला किया था, तहरीक-ए-लिबैक से मुआहिदा कर लिया था, और ऑफकोर्स वो उस मुआहिदे के लिए आज एक बार फिर सरगर्म है। सब कुछ होता रहा, लेकिन अगर कुछ ना हुआ तो तहरीक-ए-लिबैक पाकिस्तान पर बतौर जमात मुकम्मल पाबंदी नहीं लगाई जा सकी। ये इनका दावा था। ज़िमनी इलेक्शन के अलावा हालिया जो होने वाले कैंटोनमेंट इलेक्शंस हैं, इनमें भी हिस्सा लेती रही। अब हुकूमत ने असासे मुंजमद किए, कारकुनान को गिरफ्तार किया, दीगर इक़दामात किए, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। अब ऑफ कोर्स हुकूमत ने खुद फैसला करना है क्या हदफ है, हम क्या बिलीव करते हैं, हम इनको मेन स्ट्रीम में वापस लाना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, या फिर पाबंदियां आयद करना चाहते हैं। बट इट हैज़ टू बी डिसाइडेड एंड सून। वी आर गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कम आमदनी वालों के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पेट्रोल पर सब्सिडी देने का फैसला कर लिया गया है, कि जिसका मकसद हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिलें, रिक्शा, अवामी सवारी को कम कीमत पर पेट्रोल देने का प्लान अगले हफ्ते पेश कर दिया जाएगा। नाज़रीन, मुल्क में बढ़ती महंगाई के असरात को कम करने के लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि सब्सिडी दी जाएगी, और इसके लिए ज़िलाई सतह पर कमेटियां बनाई जाएंगी। अब ऑफकोर्स डिटेल्स इसकी मजीद आएंगी, मगर एक खुशखबरी यह है कि जब से गवर्नर स्टेट बैंक और शौकत तरीन
शाहीन साहब ने ये बताया है कि हम मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में निकल चुके हैं, तब से हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक मुस्बत रविश आई है। स्टॉक एक्सचेंज 870 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। साथ अनफॉर्चुनेटली बुरी खबर कि डॉलर ने एक बार फिर ऊंची उड़ान अपना ली है। वी आर एट ऑल टाइम हाई ऑफ 173.47 रुपीज़ पर डॉलर। 69 पैसे की महंगाई हम मजीद देख रहे हैं। बात करते हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से, साबिक वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बताइएगा कि हुकूमत इज़ फीलिंग द हीट। आज वज़ीर आज़म ने एक हंगामी इजलास तलब किया और उन्होंने बात की कि अब टारगेटेड सब्सिडी देनी होगी, इमरजेंसी रिलीफ आवाम को देनी होगी। क्या लग रहा है आपको कि यही हल है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल जो खबर आई थी कि पाम ऑयल पे ड्यूटी कम की जाएगी और सेल्स टैक्स वगैरह, ताकि वेजिटेबल घी की कीमत में एक नुमाया तौर पर कमी आएगी। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि इस तरह की सब्सिडी जब आप देते हैं और इसकी टारगेटिंग नहीं करते और सिर्फ कीमत कम करते हैं, तो अब आप ये देखिए कि जो हमारे मुल्क के जो ऊपर वाले 40% घराने हैं वो तकरीबन 60% वेजिटेबल घी वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कीमत आप कम करेंगे उसमें तो फायदा अमीर तबके को होता है, तो लिहाजा टारगेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज की बात कि अगर तेल पर रिक्शा और मोटरसाइकिल वालों को आप सब्सिडी देना चाहते हैं तो तरीका क्या होगा, मैकेनिज्म क्या है? इसलिए कि इस वक्त तो आपके पास कोई ऐसा टारगेटिंग मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, तो इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो चीज़ कामयाबी से की गई है वो कैश ट्रांसफर्स थे, जो एहसास प्रोग्राम के थ्रू पिछले साल आपको याद होगा 12,000 रुपए बांटे गए फी फैमिली, तकरीबन 1,40,00,000 घरानों को। एक बड़ा कामयाब प्रोग्राम था ये। डॉक्टर साहब, उसी प्रोग्राम के तहत ही ये लोग टारगेटेड सब्सिडीज की फिर बात कर रहे हैं, वो कि इसकी मजीद तफसीलात कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते बताई जाएंगी, बट टारगेटेड इसमें तो देखिए, आपको याद होगा जब कोविड पहले आया था तो टाइगर फोर्स का भी जिक्र हुआ था। पता नहीं आज तक मुझे कि ये टाइगर फोर्स ने क्या किया है। देखिए, आपने लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को तकरीबन ना होने के बराबर कर दिया है। अगर ये निज़ाम आज मौजूद होता तो इस तरह की टारगेटिंग जो सबसे अच्छे तरीके से हो सकती है वो यूनियन काउंसिल लेवल पे होती है। और एक ज़माना था जब हमने इनको इस्तेमाल भी किया था मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए। तो इस वक्त तो फंक्शनिंग लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है आपके पास, तो कैसे करेंगे आप? मगर डॉक्टर साहब, ठीक है, दिस इज वेरी लेजिटिमेट पॉइंट कि हमारे पास वो स्ट्रक्चर नहीं है मौजूद, मगर आपका क्या अपना तखमीना है कि कितने लोग आज पाकिस्तान में खत गुर्बत से नीचे चले गए और IMF प्रोग्राम में जाने के बाद और मजीद कितने चले जाएंगे? बहुत अहम सवाल है आपका। हमारा अंदाज़ा आपको याद होगा कि हमने कहा था कि कोविड के फौरन बाद जब बहुत ही ज़्यादा नुकसानात हुए थे, लॉकडाउन वगैरह, स्ट्राइक्स, हमने बंद कर दिया था हर चीज़ को, उस वक्त पहले 3 से 6 महीने में तकरीबन 2 करोड़ लोग गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके थे, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, और 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। अगर अग्रीमेंट होता है और जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में पाकिस्तान का जो प्रोजेक्शन की है कि हमारा जो दरामदात का वॉल्यूम हजम जो है वो 11% कम करें, 11% 9 अरब तक रखना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप अपने वॉल्यूम ऑफ दरामद का हजम कम करते हैं तो आपके पास इनपुट्स कहाँ से आएंगे? रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स, मशीनरी वगैरह, खाने पीने की चीजें तो छोड़िए आप, ठीक है, तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे आप जब आपको अपने इतना करना पड़े? इसलिए ये जो फिगर है करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट इस साल के मैक्रो फ्रेमवर्क में क्या सेट होता है, वो हमें बता देगा कि बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इट्स अ कैश 22 पोजीशन, बड़े गंभीर सूरत हाल है। डॉक्टर साहब पहले ही बता चुके हैं महंगाई की शरह 11 से 12% तक भी जा सकती है। अल्लाह खैर करे, दुआओं में याद रखिएगा। I'll see you all tomorrow. Good night, अल्लाह हाफिज़।